काफ़ी चर्चा हो रही है बजट को लेकर। तो एक तरफ बजट तो पेश हो गया है और माना जा रहा है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई हितकारी बता रहा है, कोई धोखेबाजी बता रहा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी लगातार हमलावर है, विपक्ष के तमाम नेता हमलावर हैं इस बजट को लेकर। और क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्षी नेताओं के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा इस बजट को लेकर, तमाम चीजें जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नरेश गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मृणाल पंत है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी मृणाल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बजट को लेकर क्या कहना है। ये बजट विकसित भारत को दर्शाता है 2047, जैसा कि कहा जा रहा है कि 2047 की रूपरेखा तैयार करेगा और हर वर्ग के लिए हितकारी होगा। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर आप? नहीं, इस बजट ने तो देश के लोगों की आशाओं को ध्वस्त कर दिया है। ये केंद्र सरकार के पास मौका था, जबकि वो वैश्विक परिस्थिति में चीन से आगे बढ़ने का, जब ऐसे दौर में जब कंपनियां चीन छोड़ के हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, तब ग्रोथ की, विकास की नई इमारतें लिख सकें। लेकिन बजट निराशाजनक है। न इसमें देश के विकास के लिए कुछ है, न ही किसी भी वर्ग के लिए कुछ है। देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। सरकार अपनी जो उपलब्धियां बता रही हैं, इसको अगर आप एक एक करके देखें तो पाएंगे कि किस तरह से जनता को ठगने का काम किया है। टैक्स छूट दी गई है तो नई टैक्स नीति स्लैब के अंतर्गत, जबकि 60% से ज्यादा हिंदुस्तान में टैक्स देने वाले आज भी पुरानी कर प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसका मतलब 60% लोगों को इस टैक्स छूट का फायदा मिलने नहीं वाला है, क्योंकि पुरानी टैक्स प्रणाली में जिन छूटों की मांग की जा रही थी, एटीडी में, एटीसी में और तमाम तरह की दूसरी चीजों में, उसमें सरकार ने किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। कितना बड़ा छलावा है उन लोगों के साथ जिनकी आय 4 लाख से लेके 60 लाख के रूप के बीच में है और जो आज भी पुरानी टैक्स प्रणाली के ही तहत अपना रिटर्न फाइल करते हैं। इसी तरह युवाओं को झूठे मूठे सब्जबाग दिखाए गए। कहा जा रहा है कि ईपीएफओ नौकरी करने पे 1 लाख से कम वालों को पैसा देगा। 1 लाख से कम हिंदुस्तान में सारी फैक्ट्रियां उन लोगों को नौकरी देती हैं जो संविदा के आधार पर लगाए जाते हैं, और जो संविदा के आधार पे लगाए जाते हैं उनमें से एक भी व्यक्ति का ईपीएफओ नहीं करता है। सरकार ने देश की जनता के साथ वापस झूठ बोलता है। ठीक है। तीसरी बात, देश में न्यूनतम मजदूरी की दर उन लोगों के लिए जिनके पास किसी तरह का कौशल नहीं है, उनके लिए भी 10,000 रुपए महीना है। हाँ। प्रतिदिन 400 रुपए के हिसाब से। इस तरह से देखें तो 1 लाख रुपए से कम की तो हिंदुस्तान में नौकरियां ही नहीं है, और जब 1 लाख रुपए सालाना से कम की नौकरी ही नहीं है तो ईपीएफ में सरकार ये पैसा किन लोगों को देगी? तो इस तरह की लोक लुभावन बातें बजट में की गई हैं, जिसका फायदा हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं मिलने वाला है। किसान ठगा गया है, शिक्षा में रोजगार, नौजवान ठगा गया है। यूपीए की सरकार में शिक्षा का बजट साल प्रति साल लगातार कम किया जा रहा है। बेरोजगारी को चिन्हित करने के लिए, उसको दूर करने के लिए इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। नई नौकरियों के सृजन की किसी तरह की कोई बात नहीं है। देश की रक्षा के विकास के लिए, रिसर्च के लिए किसी तरह की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा लगा कि इस बजट में कुछ ऐसा है जो अच्छा है जा रहा है। इस बजट से देश को कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुछ ऐसा लगा जो अच्छा हो, 1% कुछ अच्छा? केवल चुनिंदा उन लोगों को जो न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं उनको कुछ फायदा होगा। और दूसरी तरह से इस सरकार ने जिन 2 बैसाखियों पर ये सरकार चल रही है, बिहार की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार, बाकी राज्यों के हिस्सों को भी जो बराबर के साथ पैसा बंटना चाहिए था, हाँ। उसका भी एक बड़ा हिस्सा इन 2 राज्यों को देके अपनी सरकार को संभालने की कोशिश की है। इसके अलावा इस बजट में कुछ भी अच्छा। चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? नरेश जी। जी हाँ, जी हाँ। नरेश जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। आपको बजट कैसा लगा? ये बजट क्या बैलेंसबल है या ये बजट रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बजट एक वर्तमान परिस्थितियों में और देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में बनाया हुआ एक श्रेष्ठ बजट है।
आज की डेट में इससे श्रेष्ठ बजट की कल्पना करना थोड़ा सा टफ होगा। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली डॉक्टर की ये मोदी जी की सरकार जो है उसका ये तीसरे कार्यकाल का प्रथम पूर्णकालिक बजट है। इसके पहले इंटरिम बजट था। इस बजट पे मूल रूप से कृषि, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मोटी मोटी चीजों को टारगेट कर करके इस पूरे बजट को बनाया गया। देखिए, हर आदमी अपनी कल्पना के अनुसार से बात कर सकता है। उसको वो लिबर्टी है कि मेरे को कुछ नहीं मिला या मेरे से जुड़े सेक्टर को कुछ नहीं मिला, लेकिन आप उसकी कल्पना पूरे देश की आवश्यकता, पूरा समग्र देश की कल्पना के हिसाब से और देश की आवश्यकता के अनुकूल बात करें तो यह सबसे बेहतर बजट किया हुआ है। देखिए, आपके पास जो सोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को आपको खर्चा करना है। रिसोर्सेज लिमिटेड तो जी क्या है नरेश जी कि आपने इस बजट में अपने सहयोगियों को खुश कर दिया, आंध्र को खुश कर दिया, बिहार को खुश कर दिया, एमपी को क्या मिला और अन्य राज्यों को क्या मिला? देखिए, ये राज्यों को क्या मिला ये डिटेल बजट आएगा आपको। अभी वो बजट का वो पार्ट अभी रिलीज नहीं हुआ है। आपको वो सारी चीजें मिलेगी, किसको कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें आएंगी। उसका थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिएगा। ये तो ये आउटलेट है अभी बजट का। उसका क्रियान्वयन में कहाँ तक क्या क्या चीजें कैसे बनेगी एक एक राज्य में, वो सारी चीजें आएंगी अभी। वो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ये भारतवर्ष का बजट है साहब, किसी एक स्टेट का बजट नहीं है। उसको फोकस करते हुए लोग ध्यान ना दें कम से कम। ठीक है, उसको लेकर राजनीति ना करें लोग। आप थोड़ा सा सफर करें, देश को देश समझे जी। वो ठीक है मृणाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे कि सरकार ये कल कह रही थी जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा था कि बेरोजगारी कंट्रोल में है, महंगाई काबू में है, लेकिन जब आज रोजगार की बात कही गई, इंटर्नशिप की बात कही गई, तो क्या लगता है कि इस बजट में अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, और सरकार ये मान रही है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी है? नहीं, इससे पहले गुप्ता जी, मैं गुप्ता जी की बात का जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, 3 एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा की गई है, तीनों के तीनों बिहार में हैं। क्या मध्य प्रदेश को एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत नहीं है? क्या देश के बाकी राज्यों को एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत नहीं है? उनके लिए एक्सप्रेस हाईवे क्यों नहीं? एक ही राजधानी के विकास के लिए, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उसके लिए पैसा दिया गया है, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन और भी नए राज्य बने हैं। झारखंड बना था बिहार से टूट के, रांची के विकास के लिए क्यों नहीं दिया गया? मध्य प्रदेश से अलग होकर रायपुर बनाया था, नया रायपुर के विकास की राजधानी के लिए क्यों नहीं पैसा दिया गया? शिमला की राजधानी सबसे भयावह बाढ़ में पूरी तरह से सड़कें टूट गई थी, बर्बाद हो गई थी। शिमला को वापस ठीक करने के लिए पैसा क्यों नहीं दिया गया? तो ये पक्षपातपूर्ण बजट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने बहुत ठीक कहा, बेरोजगारी को सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए, उसको दूर करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। बेरोजगारी तब दूर होती है जब देश में औद्योगिक निवेश बढ़ता है, बड़ी संख्या में औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण तब हो सकता था जब देश विदेश से बड़ी संख्या में पूंजी हिंदुस्तान में आती, चीन की कंपनियां हिंदुस्तान में आती, बहुत बड़ा अवसर था। वो वियतनाम में जा रही हैं, वो थाईलैंड में जा रही हैं, बांग्लादेश में जा रही हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत को पीछे छोड़ के बांग्लादेश कपड़े का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है। ये सब मोदी सरकार के रहते हुआ है। पहले दवाइयों का जो निर्माण गुजरात में हुआ करता था, पीतमपुर में हुआ करता था निर्माण, वो सारी फैक्ट्रियां यहां से बंद होके चीन में चली गई हैं। तो ये वो क्षेत्र थे जहां सरकार को काम करना चाहिए था। इस औद्योगिकरण से, कृषि से, ही ऐसे क्षेत्र से जहां से नए रोजगार का सृजन हो सकता था। लेकिन ना तो सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया गया है, ना औद्योगिक सेक्टर पे ध्यान दिया गया है। लेकिन मृणाल जी एक चीज बताइए, अब जैसे इस बजट में ये बात कही गई कि नेचुरल फार्मिंग बनाने पर सरकार का जोर है, और कम कर दिया गया, और किसानी के लिए ज्यादा फोकस किया जाएगा, किसान समृद्ध हों, तो इसको लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसे कैसे देखते हैं आप?
पूरी तरह सरकारें दुनिया भर में जहां काम कर रही हैं वो कृषि के उपज बढ़ाने पे काम कर रही हैं। काम इस बात पे है कि 1 एकड़ में अगर 50 क्विंटल उपज होती है तो उसे और कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन देश की सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान दे रही है, उस पर भी ध्यान दे, अच्छी बात है। लेकिन प्राकृतिक खेती पर किसान को होने वाली आय उर्वरक के आधार पे होने वाली खेती की तुलना में और कम होती है। तो ये तो दोनों बिल्कुल विरोधाभासी बात हो गई। अगर प्राकृतिक खेती होगी तो किसान की आय बढ़ेगी कैसे? क्योंकि उस क्षेत्र प्राकृतिक खेती में प्रति एकड़ उपज का उत्पादन कम होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अव्यावहारिक बजट दिया है, जिसका हिंदुस्तान की वास्तविकताओं से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसानों की आय बढ़ाने में कोई ध्यान नहीं है। ठीक है नरेश जी, किसानों के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की है, लेकिन नेचुरल जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर जोर दिया जाएगा। लेकिन इस पर कहा जा रहा है कि ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? बढ़ने की वजह ये किसान उनकी घटेगी। नरेश जी देखिए, यही तो मिसकॉन्सेप्ट है सर। ये प्राइमरी स्टेज से लेकर आगे बढ़ने की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि प्राकृतिक खेती करेगा किसान तो आज की डेट में ऐसा लगता है कि प्राकृतिक खेती करने पर फर्टिलाइजर बेस्ड ना हो, केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड, तो प्रोडक्शन कम होगा। वो उसी के रिसर्च को ऐसा डेवलप करके हम लाना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती करने पर हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारी फर्टिलिटी बढ़े लैंड की। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का अंतर है। हर चीज का शॉर्टकट ना ढूंढें। देखिए, आप कल्पना ये करिएगा कि आप फर्टिलाइजर खा करके आप कितनी सारी समस्याएं को पैदा कर रहे हैं। तो आप वो सारी समस्याओं को कंट्रोल करते हुए हम तो किसानों को ये रिसर्च करके ये देना चाहते हैं कि नेचुरल खेती के साथ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, जिससे उसकी आय बढ़े। उसको सरकार फोकस कर रही है बेसिकली। ये ऐसा मत सोचिए कि नेचुरल खेती करने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सरकार का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नेचुरल खेती करते हुए प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन का क्वांटम बढ़े। ये बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट हम उस पर काम कर रहे हैं। ये इसकी कल्पना करने के बजाय जनता को दिग्भ्रमित करना और सिर्फ बयान के लिए बयान करना, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। कई चीजों में कस्टम ड्यूटी घटाई है, कई चीजें सस्ती हुई हैं। अगर जब बात किसानों की हो रही है तो कृषि उपकरण उस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी कस्टम ड्यूटी कम कर देते, जो खाद और बीज उस पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर देते, उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? फिर देखिएगा, बहुत सारी जगहों में अब कस्टम ड्यूटी तो अब मोटा मोटी ये सब जीएसटी का इशू आ गया। कस्टम ड्यूटी कुछ पार्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में उस पर थोड़ा बहुत है, अदरवाइज इट इज ऑल आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएसटी। इट इज ऑल आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएसटी। और जीएसटी काउंसिल में उस पर निर्णय होगा, बजट पे चीजें तो नहीं आएंगी ना साहब। ठीक है, लेकिन अभी एक बड़ा काम किया। देखिए, हमने यूरिया को नैनो में लेके गए, नैनो यूरिया पे लेके आए, अब उसी प्रकार से डीएपी को लेके जा रहे हैं। हाँ। तो इससे क्या है, एक तो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना रिड्यूस होता है कि वो जनता के लिए, बहुत किसानों के लिए बड़ा बेनिफिशियरी है, और उनको स्टॉक करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो ट्रांसपोर्टेशन तो बड़ा, मतलब 1/10 भी नहीं रह जाता ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये बेसिक काम उस रूट पे कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारों को समझ से बाहर की चीजें हैं। जी, अब नरेश जी, महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए भी इसमें प्रावधान है। कई ऐसी चीजें, उस पर भी कई स्कीम लाई जाएंगी, उस पर भी खर्च किए जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, उसको लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है? अब देखिए, महिलाओं की भागीदारी को लेकर सरकार का बड़ा बेसिक फोकस ही महिलाओं पर किया हुआ है। जो 4-5 पॉइंट की गई है उस पर बड़ा फोकस है महिलाओं को लेकर। और महिलाओं को लेकर हमने बहुत सारे उनके स्किल डेवलपमेंट का, उनके एम्पावरमेंट होने का काम कर रही है सरकार, लगातार काम कर रही है। और ये महिलाओं की भागीदारी, जो उनके लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बनाना, उनके बच्चों की देखरेख के लिए, इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स ला रही है सरकार। और ये इन सारी चीजों से महिलाओं की अर्निंग कैपेसिटी, देखिए जैसे स्किल होगी उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। स्किल तो सारे लोगों को कर रहे हैं, जितने लोग हैं वो स्किल डेवलपमेंट का एक नया अच्छा प्रोजेक्ट ला रही है। 20 लाख युवाओं को, मतलब 5 साल में 20 लाख महिलाओं को, 20 लाख युवाओं को देंगे, जिसमें महिलाएं डेफिनेटली होंगी 50%। तो ये अल्टीमेटली टारगेटेड है कि महिलाओं को सुविधा प्रदान की जाए, उनके बच्चों को सुविधा प्रदान की जाए। जो बच्चे
उनके झूला गृह में रहते हैं और उनका स्किल डेवलप किया जाए, जिससे महिलाओं की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी मृणाल जी, और उनका एजुकेशन में बहुत सारी चीजों में तो अभी जो प्रयास चल रही है वो लगातार चल ही रहा है। ठीक है मृणाल जी, आपको क्या लगता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि महिलाओं के उत्थान के लिए नई नई स्कीम लाई जाएंगी, क्या लगता है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है? नई नई स्कीम आ पाएंगे और उसमें महिलाओं का फायदा हो पाएगा? नहीं, अब बेहद अपर्याप्त है सैयद जी। पहली बात तो यह कि पिछले 10 सालों में महिलाओं की सबसे पहली जरूरत है सुरक्षा, और अगर आप राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो पिछले 10 सालों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण अकेली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं विभिन्न जगहों पे नौकरी के अवसर प्राप्त नहीं कर पाती। ये एक बड़ा कारण है कि परिवार उच्च शिक्षा के लिए अपनी बेटियों को बाहर भेजने में डरते हैं, और ये एक ऐसा मसला था जिसको केंद्र सरकार को गंभीरता के साथ एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन इसमें केंद्र सरकार असफल हुई है। दूसरा, अलग अलग जगह जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तो औद्योगिक इकाइयों में हिंदुस्तान में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम है, उनकी प्रोडक्टिविटी में और जीडीपी में हिस्सेदारी बहुत कम है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाओं को उस तरह भागीदारी के लिए और नई नौकरियों के अवसर के लिए प्रेरित करे। तीसरी बात, सरकार ने आज से 4 साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके उद्योगों को निर्देश दिए थे कि जहां जहां संभव हो वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा के 30% की जाए। 4 साल में उस हिस्सेदारी में बिल्कुल कोई इजाफा नहीं हुआ है। ये प्रमाणित करता है कि इस बजट में और इससे पहले भी इस सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो बात की है वो केवल नाम की है, कागज पे है, वास्तव में मिल नहीं पा रही उत्थान की आप बात कर रहे हैं। पहले सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। नरेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बोलिएगा जी। नरेश जी, महिलाओं की बात हो रही तो सेफ्टी को लेकर भी उनकी सबसे पहले बात सामने आती है कि सेफ्टी नहीं है और महिला सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? सरकार उस पर कुछ विचार करेगी? देखिए, सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के काम में लगातार लगी हुई है। देखिएगा, आपने जो महिलाओं के लिए जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए इस देश में, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, इसके पहले कभी कल्पना में नहीं थी कांग्रेस सरकार के समय में। और ये आरोप लगाना कि आजकल लोग बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बच्चियों को एजुकेशन के लिए और जॉब के लिए बाहर नहीं देना चाहते, ये एक बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आज आप शहर पे अपने निकल जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि महिलाएं पुरुषों के बराबर एट पार सारे जगह पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि कैसा, मतलब ऐसा क्या बयानबाजी करते हैं लोग। सिर्फ बयान के लिए बयान ना करें, आप पूरे हिंदुस्तान में निकलिए, रात को 11 बजे 12 बजे, दिन में सुबह, सारे जगह वो जो अपॉर्चुनिटीज पुरुषों को है वो एट पार प्रिविलेज के साथ हमारी बहनों को प्राप्त हो रहा है इस देश में। ठीक है नरेश जी, अब बात कर लेते हैं। एक समय था उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बच्चियों को बाहर भेजा जाता था। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं शिक्षा की। बच्चियों को लोग बाहर भेज देते थे अपने प्रदेश से। ठीक है सर, ठीक है नरेश, ये स्थिति थी एक सरकार के समय में। ठीक है नरेश जी, अब शिक्षा पे बात आती है तो ये बात कही जाती है कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा जरूरी है हर किसी के लिए। अब ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन, ऊपर से उसमें 3% ब्याज, हालांकि कम किया गया है, थोड़ा भार कम किया गया, लेकिन क्या शिक्षा मुफ्त नहीं हो सकती? ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिएगा, शिक्षा का मतलब सिर्फ आपका कॉलेज एजुकेशन नहीं है। हाँ। प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट, आपको रोजगार मुक्त बनाना, आपको रोजगार के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था देना कि आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहे। हाँ। ये सर्विसेज में जाने के लिए उस पर कैपेसिटी डेवलप हो। हाँ। तो ये शिक्षा का मतलब सिर्फ आप स्कूल पास करने के बाद, स्कूल तो इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। हायर एजुकेशन के लिए आप डिग्री ले ले, इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन। एजुकेशन का क्राइटेरिया बढ़िया, सबसे बड़ा ये होता है कि प्राथमिक शिक्षा के उपरांत
उपरांत वो रोजगार उन्मुख उसको शिक्षा मिले, उस अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके और वो बहुत अच्छी लाइवलीहुड के साथ जी सके, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा जी। है और स्किल डेवलपमेंट के काम में और सरकार ट्रस्ट कर रही है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लगा रही है। मृणाल जी। कितने अब देखिए कितने सारे IIM खुल गए, कितने सारे ट्रिपल IIT खुल गए, कितने सारे ठीक है, लेकिन IIT खुल गए। कांग्रेस का क्या तो सोचना है शिक्षक को ये लेकर, क्या basic कदम उठाए concept गए है हैं, जो सरकार का। कदम उठाए गए हैं, क्या वो पूर्ववर्ती प्रभावी सरकार का और होंगे? आज की सरकार में ठीक है। अंतर समझ लीजिए। ठीक है, मैं ये चीजें मृणाल जी आपके पास आऊंगा, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, शिक्षा को लेकर भी बात करेंगे हम आपसे, लेकिन